काव्या और आदित्य की शादी को 4 साल हो चुके थे। काव्या एक बैंक में सीनियर मैनेजर थी और आदित्य का अपना एक छोटा सा कंसल्टेंसी बिजनेस था। शादी के शुरुआती दिन अच्छे थे, लेकिन जैसे ही काव्या का वेतन आदित्य से ज़्यादा हुआ, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। आदित्य के मन में एक अनकही हीन भावना आ गई थी, जिसे उसने गुस्से और तानों के पीछे छुपा लिया था। काव्या की सास गायत्री देवी हर बात पर यही जताती कि काव्या चाहे कितना भी कमा ले, वह इस घर की बहू है और उसका पहला कर्तव्य सेवा करना है। बहू बैंक की बड़ी अफसर होगी अपने दफ्तर में, घर पर तो चूल्हा चौका बर्तन संभालना ही असली औरत की पहचान है। गायत्री देवी अक्सर चाय की चुस्की लेते हुए कहती, काव्या चुप रह जाती। सुबह 6 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाना, ससुर जी की दवाइयाँ देखना और फिर 9 बजे ऑफिस के लिए भागना, यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब घर के सारे आर्थिक खर्चे चुपके से काव्या के कंधे पर डाल दिए गए। एक शाम जब काव्या ऑफिस से थकी हारी लौटी तो आदित्य ने लिविंग रूम में बैठे बैठे ही कहा, काव्या, इस महीने का होम लोन का EMI और सोसाइटी का मेंटेनेंस तुम्हारे अकाउंट से कटवा दिया है। और हाँ, मम्मी को अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना है, उनके खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देना। काव्या ने हैरान होकर पूछा, आदित्य, पिछले 3 महीनों से घर का सारा खर्च राशन से लेकर लोन तक सिर्फ मैं ही दे रही हूँ, तुम्हारी बिजनेस की कमाई कहाँ जा रही है? आदित्य ने अखबार से बिना नज़र हटाए लापरवाही से कहा, मेरा बिजनेस थोड़ा धीमा चल रहा है, और वैसे भी पति पत्नी में कैसा मेरा तेरा, तुम कमा रही हो तो घर में लगाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? काव्या का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि आदित्य का बिजनेस ठीक चल रहा है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसने अपने लिए एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक खरीदी थी। जब काव्या ने उस बारे में पूछा था तो आदित्य ने कहा था, बिजनेस में क्लाइंट्स पर इम्प्रेशन जमाने के लिए यह ज़रूरी है। सिलसिला यहीं नहीं रुका। आदित्य की छोटी बहन पायल की शादी तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन काव्या के लिए यह एक नया आर्थिक बोझ बनने वाला था। एक दिन गायत्री देवी ने काव्या को बुलाकर कहा, बहू, पायल की शादी है, आखिर तुम्हारी इकलौती ननद है। हमने सोने का जो सेट पसंद किया है उसकी कीमत 3 लाख रुपए है। तुम अपने बैंक से स्टाफ लोन ले लो, तुम्हारी सैलरी अच्छी है, तुरंत पास हो जाएगा। काव्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मेरे ऊपर पहले से ही कार लोन और घर का लोन चल रहा है और मैं लोन नहीं ले सकती। आदित्य से कहिए कि वह कुछ योगदान दे। इतना सुनते ही गायत्री देवी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत आदित्य को फ़ोन लगाया। देख ले आदित्य, तेरी कमाऊ बीबी के नखरे। अपनी ननद की शादी में 3 लाख रुपए देने में इसके प्राण निकल रहे हैं। हमें तो पहले ही पता था कि पैसे का घमंड सिर चढ़कर बोलेगा। आदित्य शाम को घर आते ही काव्या पर चिल्ला पड़ा। बात इतनी बढ़ गई कि उसने काव्या के चरित्र और उसके परिवार पर भी ताने कस दिए। काव्या ने उस रात रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया। उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, सहनशीलता की एक सीमा होती है, जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तो ठहरना नहीं, कदम उठाना पड़ता है।
शनिवार का दिन था। काव्या ने तय किया था कि वह इस बार झुकने वाली नहीं है। उसने लोन के पेपर पर साइन करने से साफ मना कर दिया। शाम को घर में एक बड़ा ड्रामा शुरू हुआ। आदित्य, गायत्री देवी और खुद पायल लिविंग रूम में जमा थे। आदित्य ने गुस्से में काव्या का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारी शर्तों पर रहना होगा। तुम अपनी सैलरी का एक एक रुपया मेरे हाथ में दोगी, वरना अपने मायके का रास्ता देख लो। गायत्री देवी ने तुरंत आग में घी डाला। हाँ, फ़ोन करो इसके माँ बाप को, अभी बुलाओ, उन्हें देखें उन्होंने क्या तमीज़ सिखाई है अपनी बेटी को। काव्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। उसने अपना फ़ोन निकाला और कहा, आप क्यों कष्ट कर रही हैं मम्मी जी, मैं खुद फ़ोन करती हूँ। उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया और सिर्फ इतना कहा, पापा गाड़ी लेकर आ जाइए, मेरी सहन शक्ति आज ख़त्म हो गई। रात के 9 बजे काव्या के माता पिता उनके घर पहुँचे। गायत्री देवी ने आते ही अपनी सफाई और काव्या की अकड़ की शिकायतें शुरू कर दी। भाई साहब देखिए, अपनी बेटी के तेवर 2 रुपए का क्या कमाने लगी, पति को कुछ समझती ही नहीं। घर के खर्चों में हाथ बटाने को कहो तो हंगामा खड़ा कर देती है। हमने तो कभी इसे मारा पीटा नहीं, भूखा नहीं रखा, फिर भी इसके नखरे ख़त्म नहीं होते, गायत्री देवी बोली। काव्या के पिता, जो एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, शांत रहे। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा और पूछा, आदित्य, पिछले 1 साल के घर के खर्चों का हिसाब है तुम्हारे पास? आदित्य सकपका गया। पापा जी, वो पति पत्नी में हिसाब कैसा? काव्या अंदर गई और एक फाइल लेकर आई। उसने बैंक स्टेटमेंट आदित्य के सामने फेंक दिए। काव्या ने कहा, यह देखिए पापा, पिछले 1 साल में मेरी सैलरी से 8 लाख रुपए इस घर के लोन, राशन और मम्मी जी के शौक पर खर्च हुए हैं। और आदित्य की सैलरी, वो सिर्फ इनके महंगे गैजेट्स, दोस्तों के साथ पार्टियों और नई बाइक पर खर्च हुई है। इन्होंने कभी खाना नहीं रोका क्योंकि खाना मेरे पैसों से आता था। इन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया क्योंकि मेरी चुप्पी ने इनके अहंकार को पाल रखा था। काव्या के पिता ने कड़क आवाज़ में आदित्य से कहा, मेरी बेटी कोई एटीएम मशीन नहीं है जो तुम्हारी अय्याशियों का खर्च उठाए। काव्या, अपना सामान पैक करो, हम अभी निकल रहे हैं, आदित्य ने गुस्से में कहा। अगर आज यह इस घर से गई तो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएगी। काव्या ने पलट कर देखा और कहा, वापस आने की सोच भी किसकी है? आदित्य, मैं जा रही हूँ, और हाँ, यह घर मेरे नाम पर भी रजिस्टर्ड है। सोमवार को तुम्हें मेरे वकीलों का नोटिस मिल जाएगा। या तो इस घर को बेचकर मेरा आधा हिस्सा मुझे लौटाओ या फिर मुझे कोर्ट में मिलो। यह सुनते ही आदित्य और गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि सीधे स्वभाव वाली काव्या कानूनी रूप से इतनी मजबूत तैयारी कर चुकी थी। काव्या अपने माता पिता के साथ घर छोड़कर चली गई। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य को आटे दाल का भाव समझ में आ गया। जब घर का लोन, बिजली का बिल और राशन का खर्च खुद उठाना पड़ा तो उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। पायल की शादी भी साधारण तरीके से करनी पड़ी क्योंकि किसी बैंक ने आदित्य को उसकी कम आय के कारण बड़ा लोन नहीं दिया। 6 महीने कोर्ट के चक्कर काटने और बदनामी के डर से आदित्य ने काव्या के पैर पकड़ लिए।
उसने लिखित रूप से माफ़ी मांगी और एक जॉइंट अकाउंट खोलने पर सहमति जताई, जिसमें दोनों की सैलरी का बराबर हिस्सा घर के लिए जाएगा और बाकी पैसे पर काव्या का अपना हक होगा। काव्या वापस लौटी, लेकिन इस बार वह एक दबी हुई बहू बनकर नहीं, बल्कि उस घर की बराबर की हिस्सेदार और एक स्वाभिमानी महिला बनकर लौटी। सबको समझ आ चुका था कि काव्या की चुप्पी उसकी कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।